जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, इस समय यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा दिन प्रतिदिन करीब आती जा रही है और उसी के क्रम में कोई आपको समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, इसलिए हम आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेकर के आ रहे हैं। टॉपिक वाइज अभी चल रहा है, इसका मैराथन भी आप सबको पूरा कंप्लीट मैराथन भी दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन तक का महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिकाओं के बारे में। टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार आपको बोर्ड इसमें यूपी टेट परीक्षा में या कोई भी आगामी परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ये विशेष करके यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए डिज़ाइन किया गया है और भी आपको कई परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन से। आप लोग अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। पहला प्रश्न है कि बंग भंग का विरोध करने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? क्या असहयोग आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या फिर स्वदेशी आंदोलन था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था? तो बेटा, बंग भंग का विरोध करने के लिए जो भारतीयों के द्वारा आंदोलन किया गया था वो कौन सा था? वो स्वदेशी आंदोलन था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए और देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा था? क्या अंग्रेजों से समझौता करना था, या ब्रिटिश शासन का समर्थन करना था, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देना था, या फिर मताधिकार प्राप्त करना था? तो बेटा, स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रोत्साहन था, अर्थात सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब हुआ था बंगाल विभाजन, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या 1907 में हुआ था, या 1905 में, या 1911 में, या फिर 1903 में? तो बेटा, 1907 में भी एक विभाजन हुआ था। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल का विभाजन था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। और 1903 में ऐसा कोई विभाजन नहीं था, लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया था? क्या प्रशासनिक सुविधा था, या मुस्लिमों को अलग करना था, या व्यापार में सुधार था, या फिर शिक्षा का विकास था? कौन सी व्यवस्था थी यहाँ पर बेटा? तो यहाँ पर मुस्लिमों को अलग करने की व्यवस्था की गई थी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है वंदे मातरम किस आंदोलन का प्रमुख नारा था? वंदे मातरम कौन से आंदोलन में प्रमुख रूप से कहा गया था और किस आंदोलन का प्रमुख नारा रहा है? क्या असहयोग आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो आप लोग पहले तो ये जान लीजिए कि वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ, उसमें लिया गया है। और वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था और यही प्रमुख नारा बना है स्वदेशी आंदोलन का। तो 1905 में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। ये कब शुरू हुआ था? क्या 1920 में, या फिर 1930 में, या फिर 1942 में, या फिर 1935 में? तो बेटा, जब सरकार नमक कानून लाती है, अंग्रेजी सरकार, तो उस नमक कानून के विरोध में नमक सत्याग्रह किया जाता है गांधी जी के द्वारा। 12 मार्च 1930 से शुरू होता है। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचते हैं दांडी में, और वहाँ पर एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून तोड़ते हैं। उसके बाद से, उसी के बाद से
शुरू कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा थी। अब दांडी यात्रा कौन से आंदोलन का हिस्सा रहा है, ये अभी हमने आपको बता दिया है 6वें में ही। तो क्या ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, या फिर स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा था। कौन से आंदोलन का हिस्सा था बेटा? तो असहयोग आंदोलन जो हिस्सा था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, क्योंकि दांडी यात्रा की बात हो रही। दांडी यात्रा के तुरंत बाद में, यानी दांडी पहुंचने के तुरंत बाद में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो सी वाला विकल्प यहाँ सी रहेगा बेटा, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्या अहमदाबाद से शुरू किए थे, या साबरमती आश्रम से शुरू किए थे, या मुंबई से शुरू किए थे, या फिर पोरबंदर से शुरू किए थे। तो जो दांडी की यात्रा की शुरुआत हुई थी बेटा, ये दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से गांधी जी ने किया था मित्रों, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा शुरू करने के पीछे मतलब क्यों शुरू किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, किस कारण से शुरू किया गया। क्या शिक्षा में सुधार चाहते थे, या ब्रिटिशों से समझौता करना चाहते थे, या नमक कानून तोड़ना चाहते थे, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बेटा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, और नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू किया गया था। तो इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी और लॉर्ड इरविन जो उस समय तात्कालिक गवर्नर जनरल था भारत का, उसके बीच में समझौता कब हुआ था इन दोनों के बीच में। क्या 1930 में हुआ था, या 1931 में हुआ था, या 1932 में, या 1935 में। तो ये समझौता मित्रों 1931 में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 तक अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और देखते हैं कि क्या है 11, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था। क्या रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था, या नमक कानून का विरोध करने के लिए था, या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उस लिए था, या फिर साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। तो रॉलेट एक्ट आता है कब, 1919 में, और जलियांवाला नरसंहार ये भी 1919 में होता है। साइमन कमीशन का बहिष्कार ये 1928 में होता है। लेकिन नमक कानून ये आता है 1930 में, और इसी के तुरंत बाद में शुरू हो जाता है मतलब इसका विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। तो बेटा पहला सम्मेलन होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, जिसमें गांधी जी वहाँ पर नहीं जाते हैं। ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन में होता है, तो गांधी जी वहाँ से मना कर देते हैं, उसमें नहीं जाते हैं। तो उसके बाद में फिर 1931 में इन दोनों का समझौता होता है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में होता है। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, और किसी में नहीं तो नहीं। जब दूसरा इनका समझौता होता है उसके बाद ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सहमत हो जाते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था। मतलब कि दांडी यात्रा को भी नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दांडी यात्रा इन्होंने कब शुरू किया था गांधी जी ने। क्या 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, या 5 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, या फिर 10 मई 1931 को हुआ था, या फिर 15 अगस्त 1930 को हुआ था। तो बेटा जो नमक सत्याग्रह अर्थात दांडी यात्रा जो थी ये 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। तो इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि किसे भारत में सविनय अवज्ञा का जनक कहा जाता है। मतलब सविनय अवज्ञा का जनक भारत में किसे कहा जाता है। क्या गांधी जी थे, या नेहरू जी थे,
या सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? कौन था बेटा? तो सविनय अवज्ञा के जो जनक थे ये भारत में गांधी जी ही थे, क्योंकि इन्होंने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? क्या भगत सिंह ने दिया था, या गांधी जी ने दिया था, या बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत हुआ था बेटा, और इसे दिया गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, अर्थात अब की बार या तो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लो, या फिर ऐसे गुलामी की उसमें मरते रहो, घुट घुट के जीते रहो। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की थी? क्या 1927 में किया था, या 1929 में किया था, या 1935 में किया था, या 1942 में किया था? तो कांग्रेस की बात हो रही है कि कांग्रेस ने इसे कब किया था? तो बेटा ये पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कांग्रेस के द्वारा 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, देखिए वही प्रश्न पूछ लिया गया कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? क्या लाहौर अधिवेशन में हुआ था, या मुंबई अधिवेशन में हुआ था, या फिर दिल्ली अधिवेशन में हुआ था, या कानपुर अधिवेशन में हुआ था? कौन से अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज्य की घोषणा? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा अभी मैंने बताया है लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसने सर्वप्रथम नमक बनाया था? सर्वप्रथम नमक किसने बनाया 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में? क्या सरोजिनी नायडू जी ने बनाया था, या फिर गांधी जी ने बनाया था, या नेहरू जी ने बनाया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था? तो बेटा 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक बनाया था सबसे पहले गांधी जी ने, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भूमिका कैसी थी? अर्थात जब नमक सत्याग्रह लागू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद में चलाया गया, तो इस नमक सत्याग्रह में महिलाओं की क्या भूमिका रही है? क्या नहीं के बराबर रही है, या केवल भाषण देने तक ही रही है, या सक्रिय एवं प्रभावशाली रही है, या फिर केवल समर्थन तक ही सीमित रहा है? तो बेटा नमक आंदोलन के तहत महिलाओं की भूमिका सक्रिय एवं प्रभावशाली रही है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी? विदेशी वस्त्रों का होली कौन से आंदोलन के तहत जलाई गई थी? क्या असहयोग आंदोलन था, या स्वदेशी आंदोलन था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था मित्रों? तो ये बात हो रही है विदेशी वस्त्रों की होली, और ये जलाया गया था स्वदेशी वस्त्र आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ऐसा किया गया था, तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, और प्रश्न संख्या 21 से पहले अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया था? क्या बाल गंगाधर तिलक ने दिया, या गांधी जी ने दिया, या नेहरू जी ने दिया, या फिर लाला लाजपत राय ने दिया? किसने दिया था मित्रों? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, या मोतीलाल नेहरू थे? कौन था? तो कौन थे बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु, इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को पहली बार जेल भेजा गया था? गांधी जी को पहली बार जेल कौन से आंदोलन के तहत भेजा गया था?
क्या असहयोग आंदोलन के तहत था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, या स्वदेशी आंदोलन के तहत? बात हो रही पहली बार जेल भेजने की, और पहली बार जेल भेजा गया था इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। इससे पहले भी गांधी जी जेल गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि आंदोलन के दौरान, मतलब आंदोलन चल रहा था और उस बीच में गांधी जी को भेजा गया था। तो ये ऐसा हुआ था बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन में, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? क्या गांधी इरविन समझौता के कारण, या फिर दांडी यात्रा के कारण, या चौरी चौरा कांड के कारण, या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के कारण? किस कारण से ऐसा हुआ था? तो ऐसा हुआ था मित्रों चौरी चौरा कांड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। गोरखपुर के पास में चौरी चौरा में जो आंदोलनकारी थे कुछ लोगों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया था, उसे जला दिया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प होगा, और इसी के कारण गांधी जी दुखी हो गए और आंदोलन का स्थगन कर दिया था। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड क्या 1920 में हुआ, या 1921 में हुआ, या फिर 1922 में हुआ, या फिर 1923 में हुआ? कब होता है? तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी की रात 1922 के दिन होता है, इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात आता है नमक सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 26, नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी? गांधी जी की गिरफ्तारी क्या 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, या 4 मई 1930 को हुआ था, या फिर 13 मार्च 1930 को हुआ था, या 15 अगस्त 1930 को हुआ था? तो बेटा नमक सत्याग्रह में 6 अप्रैल को गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं, और 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 मई 1930। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि गांधी जी ने अंग्रेजों से अपराधी कानून तोड़ने का आग्रह कब किया? अपराधी कानून तोड़ने की बात हो रही है, अर्थात नेताओं को या अन्य लोगों को अपराधी बता करके जेल में बंद किया गया था। तो ऐसा उन्होंने तोड़ने का आग्रह कब किया? क्या रॉलेट एक्ट के समय में किया था, या फिर 6 अप्रैल 1930 के दिन, या 15 अगस्त 1942 को, या फिर 26 जनवरी 1931 को? तो ये आग्रह जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। सविनय अवज्ञा की मांग यही थी, यही सब। तो इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन क्या 1942 को शुरू हुआ, या 1940 में शुरू हुआ, या 1947 में शुरू हुआ था, या 1935 में शुरू हुआ था? तो बेटा भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये शुरू हुआ था 1942 में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहे हैं कि किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का आह्वान किया था? करो या मरो का आह्वान किस नेता ने किया था? क्या नेहरू जी ने कहा था, या गांधी जी ने कहा था, या पटेल जी ने कहा था, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या नरो मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, इन्होंने ही इसका आह्वान किया था। इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अन्य नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसे असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, या फिर स्वराज आंदोलन के नाम से? तो बेटा सविनय अवज्ञा देखिए असहयोग शुरू होता है 1920 में, और नमक सत्याग्रह शुरू होता है 1930 में। वहाँ पर नमक कानून तोड़ने के तुरंत बाद में सविनय अवज्ञा शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको हम नमक सत्याग्रह के रूप में भी कह सकते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 पर हम लोग पहुँच गए हैं, और अगर अब तक आप लोगों ने मित्रों क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए। और देखते हैं 31वां प्रश्न, किस सम्मेलन में गांधी जी को एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था? एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किस सम्मेलन में गांधी जी आमंत्रित हुए थे? क्या पहला गोलमेज सम्मेलन था, या फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, या फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, या फिर शिमला सम्मेलन था?
तो जो पहले गोलमेज सम्मेलन में गए ही नहीं और तीसरे में भी नहीं गए, दूसरे में ही ये आमंत्रित हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस महिला ने अहम भूमिका निभाई। कौन सी महिला ने इस आंदोलन के दौरान अहम भूमिका निभाई थी? क्या सरोजनी नायडू जी थी, या फिर एनी बेसेंट थी, या मैडम कामा थी, या फिर लक्ष्मी सहगल थी? कौन थी बेटा? तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिला में सरोजनी नायडू जी थी। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि नमक कानून का विरोध क्यों महत्वपूर्ण था। भाई नमक कानून का विरोध किया इन लोगों ने, तो ऐसा महत्वपूर्ण क्यों था, क्यों आवश्यक था कि नमक कानून का विरोध किया जाए? क्या नमक गरीबों के लिए आवश्यक वस्तु था इसलिए, या फिर वह सरकार की शक्ति को चुनौती देता था इसलिए, या फिर केवल गांधी जी की इसमें रुचि थी, या फिर कोई विशेष कारण नहीं था, बस ऐसे ही मन में आया और नमक कानून का विरोध करने लगे? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? तो जो नमक है ना, ये गरीबों के लिए एक आवश्यक वस्तु है, तो इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध करना शुरू किया था, अतः ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, स्वदेशी आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव क्या था? स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, वो क्या था? क्या ब्रिटिश शासन मजबूत हो गया, या फिर विदेशी वस्तुओं का व्यापार बढ़ गया, या फिर भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला, या फिर कृषि का विकास हुआ? तो बेटा विदेशी वस्तुओं का त्याग किया गया था स्वदेशी आंदोलन में, और स्वदेशी वस्तु अपनाने की बात हुई थी, इसलिए यहाँ पर भारतीय उद्योग जो था इसे बढ़ावा मिल गया था, भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। तो सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि किस नेता ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो किस नेता को महात्मा की उपाधि दी गई थी, किस नेता के द्वारा गांधी जी को? क्या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, या फिर नेहरू जी ने कहा था, या फिर लाला लाजपत राय ने कहा था? तो बेटा महात्मा की उपाधि गांधी जी को दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसलिए आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर सही होता है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें बापू की उपाधि दी थी, ये भी ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें क्या कहा था? तो उन्होंने इन्हें बापू कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होता है। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है। भाई सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है? क्या हिंसक विद्रोह है, या शासक के आदेशों का विरोध है, या कानून का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन है, या फिर विदेशी वस्तुओं का उपयोग है? तो यहाँ पर बेटा क्या है? कानून का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करना है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 कह रहा है किस आंदोलन में शराब की दुकानों का बहिष्कार किया गया था? कौन से आंदोलन में शराब की दुकानों का बहिष्कार हुआ था? क्या असहयोग आंदोलन था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या फिर स्वदेशी आंदोलन था? तो इसका शराब की दुकानों का जो बहिष्कार हुआ था मित्रों, ये हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था यदि सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम जेल जाने को तैयार हैं? कौन से आंदोलन में गांधी जी ने ऐसा कहा था कि यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं? क्या स्वदेशी आंदोलन है, या असहयोग आंदोलन है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन है? तो ये कहा था गांधी जी के द्वारा कहा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि किस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नींव को हिला दिया था, आर्थिक नींव को झकझोर दिया था? क्या ये स्वदेशी आंदोलन था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था, या क्रांतिकारी आंदोलन था, या फिर असहयोग आंदोलन था? तो मित्रों जब स्वदेशी आंदोलन चला तो उस समय गांधी जी गांधी जी तो उतना नहीं प्रभावी थे उस आंदोलन में, लेकिन और जो अन्य नेता थे उन्होंने लोगों को अपने यहाँ की वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तो उसमें विदेशी वस्तुओं की बिक्री कम हुई,
इसलिए आर्थिक नींव हिली थी स्वदेशी आंदोलन से ही। बात करेंगे प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी की पहली अखिल भारतीय जन भागीदारी वाला आंदोलन था। मतलब ऐसा कौन सा आंदोलन था जो गांधी जी की पहली अखिल भारतीय जन भागीदारी वाला आंदोलन बना। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या असहयोग आंदोलन था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था, या फिर स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें ये चीज़ हुआ कि जिसमें पहली बार जन भारतीय मतलब पूरा भारतीय लोग इनके सहयोग में आ गए। तो ऐसा हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है मित्रों, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है गांधी जी का दांडी यात्रा कितनी किलोमीटर की थी। जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी वह कितने किलोमीटर की थी। क्या 200 किलोमीटर की थी, या फिर 390 किलोमीटर की थी, या फिर 500 किलोमीटर की थी, या फिर 300 किलोमीटर की थी। कितने किलोमीटर की थी मित्रों। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा हुई है ये 390 किलोमीटर की थी, इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। मतलब दांडी यात्रा क्या 10 दिन तक चली थी, या फिर 20 दिन तक चली थी, या 24 दिन तक चली थी, या 30 दिन तक चली थी। तो जो दांडी यात्रा थी ये 24 दिन तक चली थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था। असहयोग की बात हो रही है। क्या ये 1920 में आरंभ हुआ था, या फिर 1921 में आरंभ हुआ था, या 1922 में आरंभ हुआ था, या फिर 1930 में आरंभ हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन है मित्रों ये शुरू हुआ था 1920 में और बंद किया गया था 1922 में। यहाँ पर आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है। प्रश्न संख्या 44। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहला आंदोलन कब किया था। मतलब गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहला आंदोलन जन आंदोलन कब किया। 1919 में, या 1920 में, या 1930 में, या फिर 1942 में। तो गांधी जी के नेतृत्व में जो पहला जन आंदोलन किया गया था कांग्रेस के द्वारा वो हुआ था कौन सा। तो वो हुआ था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब किया गया मित्रों। तो ये शुरू हुआ 1920 से, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1930 की बात हो रही है। क्या सुभाष चंद्र बोस जी थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी थे, या फिर गांधी जी थे, या फिर सरदार पटेल थे। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे 1930 में, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि दांडी यात्रा में कुल कितने लोग गांधी जी के साथ थे। अर्थात जब दांडी यात्रा गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से शुरू किया था तो इसमें इनके साथ में कुल कितने लोग चले थे। क्या 60 लोग थे, या 78 लोग थे, या फिर 90 लोग थे, या फिर 100 लोग थे। तो बेटा इस आंदोलन में कुल मिलाकर के 78 लोग थे। कितने लोग थे। 78 लोग गांधी जी के साथ चले थे। तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद गांधी जी ने राजनीति से कितने वर्ष का विराम लिया था। अर्थात राजनीति में उन्होंने कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया था। कौन से कितने दिनों के लिए। क्या ये 1 वर्ष के लिए थे, या फिर 5 वर्ष के लिए, या लगभग 1 वर्ष के लिए, या फिर 10 वर्ष के लिए। तो बेटा लगभग 1 वर्ष था। कंप्लीट 1 वर्ष नहीं, लगभग 1 वर्ष का था, इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश न्यायालयों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया था। मतलब कौन सा आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश न्यायालय और शिक्षण संस्थानों का भी बहिष्कार लोगों के द्वारा किया गया था। क्या स्वदेशी आंदोलन था, या असहयोग आंदोलन था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो ऐसा किया गया था मित्रों असहयोग आंदोलन के दौरान। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी और इसे किस नाम से जाना जाता है। क्या इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, या नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, या फिर अखिल भारतीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, या रिजोल्यूशन ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था और इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपका ए वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि गांधी जी ने नमक कर को अन्यायपूर्ण कर क्यों कहा। मतलब नमक कर को अन्यायपूर्ण क्यों कहा था। क्या वह अमीरों पर ज़्यादा लगता था, या गरीबों की आवश्यक वस्तु पर कर था, या फिर वह केवल हिंदुओं पर लगता था, या वह व्यापार को प्रभावित करता था। कौन सा कारण था इसमें मित्रों। तो गांधी जी ने नमक कर को अन्यायपूर्ण इसलिए कहा था क्योंकि यह गरीबों की एक आवश्यक वस्तु पर कर था, इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये मित्रों हम लोगों का एक क्लास रहा 50 प्रश्नों का। आप लोगों को प्रश्न कैसे लगे और क्या हुआ ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। क्लास को आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए मित्रों, और इसे आप अपने फ्रेंड के पास में शेयर भी कीजिए जिससे कि उसे भी अच्छे मार्क्स मिल सकें। और फ्रेंडशिप में चालाकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आप अपने मित्रों को के पास भी शेयर करते रहें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है या कोई विशिष्ट मांग है तो आप लोग उसे भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।